फ्रेंड, आपके लिए लाया हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर स्क्वायर, ऑप्शन सी आर पे पावर -2, ऑप्शन डी आर पे पावर -1। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर पे पावर -2। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ आपको कि आपको पता है कि दो चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और उसके बीच की डिस्टेंस आर है, तो इसके बीच कूलम फोर्स लगता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस फोर्स को बोलते हैं कूलम फोर्स। दो दो चार्ज के बीच की लगने वाली फोर्स को हम बोलते हैं कूलम फोर्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कूलम फोर्स विद कर्मानुपाती है आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर को ऊपर भेजो तो इसका मतलब फोर्स जो है बल समानुपाती किसके हो जाएगा, आर पे पावर -2 के। यही आपका ऑप्शन में है। एक चीज और यहाँ पे दोस्तों ये बता दूं कि ये ई नोट एप्सिलॉन नोट इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट भी याद रखना और ये वैल्यू भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विद्युत फ्लक्स के विमीय सूत्र होता है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन कूलम इनवर्स और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। सही ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ए है P क्रॉस E, ऑप्शन बी है P डॉट E वेक्टर, ऑप्शन सी है P वेक्टर प्लस E वेक्टर, ऑप्शन डी है P वेक्टर माइनस E वेक्टर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पहले द्विध्रुव होता क्या है, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस r पे रखा हुआ है तो ये एक डायपोल बनाएगा, द्विध्रुव बनाएगा, और उसका वैल्यू जो होता है P वेक्टर वो होता है Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2L। मान लो सेंटर से ये L होता है, ये भी L होता है, तो इसके ये आपको ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे द्विध्रुव का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम का यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, यानी कूलम मीटर। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस x ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एकांक आवेश को समविमीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। सही ऑप्शन दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। यहां पे दोस्तों एक चीज वर्ड आया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविमीय सतह। ये क्या होता है, ये वह सतह होती है जिस सतह पर हर एक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो। यह वह सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पे V है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो जाएगा, V माइनस V 0। और आपको पता है वर्क डन बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज बताओ, विभवांतर अगर 0 आ जाएगा तो वर्क डन भी 0 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा आपको, 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक चालक जिसकी धारिता 20 मिलीफैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी। A conductor of capacity 20 millifarad is charged to 1000 volt. The potential energy of the conductor will be option A 20 into 10 to power 4 joule, 10 to power 4 joule, 20 into 10 to power 3 joule, and option D is 10 to power 3 joule. बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको बता दूं, जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान में आपको रखना, Q स्क्वायर बाई 2C। एक और होता है QV बाई 2। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले, C कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है, V वोल्टेज है, Q आपका चार्ज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है, सेल का EMF मापा जाता है, द EMF ऑफ अ सेल इज मेजर बाय। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर, फिर कंफ्यूजन होता है कि वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज को ही नापता है, पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज को नापता है, लेकिन वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज को नापता है, टर्मिनल वोल्टेज को, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपसे इसमें पूछ सकता है, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सेम चीज को नापता है, बट इन दोनों में एक्यूरेट कौन है, सही कौन मेजर करता है। तो आपको याद रखना है पोटेंशियोमीटर एकदम करेक्ट मेजर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा।
किरचॉफ्स करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ्स का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज, आवेश। यहाँ पे आप किरचॉफ फर्स्ट रूल, ये क्या होता है? ये करंट रूल बोलते हैं इसको, या इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ये कहता है किसी जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट आ रहा है ना, उतना ही आउटगोइंग करंट जाएगा। जितना इनकमिंग आ रहा है किसी जंक्शन पे, उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। यानी आई किसके इक्वल हो सकता है? I2 के। किरचॉफ सेकंड रूल आपको मैं यही भी बता दूं, किरचॉफ सेकंड रूल ये बोलता है कि किसी भी सर्किट में समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का जोड़ टोटल किसी सर्किट में, वो जीरो के बराबर होगा। ये किरचॉफ सेकंड रूल कहलाता है। इसको हम केवीएल लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर ऑफ, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहां पर अगर एनर्जी का यूनिट है तो आपको मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, तो वैल्यू याद रखना आपको 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है। अच्छा, एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी। एक कैलोरी अगर आपसे जूल में पूछे ना, तो 4.2 जूल अप्रॉक्स होता है। अच्छा, एनर्जी का एक और यूनिट होता है जो BO2 यूनिट कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में मेजर होता है, KWH, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये भी एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहां से आपसे पूछ सकता है 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है? याद रखना आपको 3.6 × 10⁻6 जूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण T का मान होगा, यानी ये टॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर्क बराबर होता है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुक्त धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। रेसिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर G शंट इज यूज्ड टू अलाउ 1% ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो इसका काम क्या है? इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट। डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करता है। फिर आमीटर का काम क्या है? आमीटर इट इज अ डिवाइस टू मेजर द करंट। ये करंट को मेजर करता है और ये करंट को डिटेक्ट करता है। बहुत स्मॉल करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस निकाला गया है वो इस फॉर्मूले का यूज करा गया है। शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है गैल्वेनोमीटर करंट इनटू गैल्वेनोमीटर बाय रेजिस्टेंस बाय 1I - IG। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। Current is flowing in a circular coil. If the radius of the coil is doubled, then the value of magnetic field intensity at its center will be। आपसे क्वेश्चन ये बोल रखा है कि किसी सर्कुलर वायर है, इसमें करंट धारा प्रवाहित हो रहा है I, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। μ0I/2R। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर रेडियस को डबल कर दोगे तो नीचे है तो हाफ हो जाएगा। ठीक है। ये इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट, एक चीज यहां पर और आ रहा है, μ0। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। हिंदी में बोलो तो चुंबकीय पारगम्यता। इसका वैल्यू जो होता है μ0 का वैल्यू, ये याद रखना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल ये अदा करेगा। 4π10⁻⁻7 न्यूटन यूनिट के साथ ध्यान रखना, न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। तो अगर आपको इसका यूनिट पता है तो इसका आपको डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 A-2। ए एम्पियर को बोलना, एरिया मत बोल देना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग ऑफ अ डायनमो इज बेस्ड ऑन। डायनमो बोलो या एसी जनरेटर बोलो, एसी जनरेटर बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्वयं प्रेरक का मात्रक है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर, ओम, हेनरी, गॉस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। अगर यहां पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट पूछता, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट पूछता, तो हेनरी ही होता। अच्छा, एक चीज आपसे मैं यहीं पे पूछ रहा हूं, वेबर किसका यूनिट है? वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का। ओम किसका यूनिट है? प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। गॉस किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, बट सीरियस यूनिट है। ऐसा यूनिट तो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, और गॉस इज सीरियस यूनिट है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। इफ N1 and N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, देन। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब। तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। ठीक है। तो आपको इस बता दो, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा तो आउटपुट उतनी ज्यादा मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, N2 ग्रेटर देन N1। ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी के मान अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ स्मॉल मैग्नेट एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाई आर क्यू, और एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है एक्सिस पे डायपोल की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यू। एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है। तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है तो डिवाइड करोगे तो 2:1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग TIR भी बोलते हैं। ये TIR क्या एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन इसका आ रहा है मिराज का फॉर्म करना, मिराज का फॉर्म करना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक एप्लीकेशन और है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो यूज होता है उसमें TIR फेनोमेना होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक डाटा ट्रांसमिशन डिवाइस है, डाटा को ट्रांसमिट करता है। नंबर 21 देखते हैं। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायप्टर तथा +5 डायप्टर है को समकक्ष सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। इंग्लिश में देखते हैं। द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर -5D एंड +5D। सही आंसर बोलिए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि दो लेंस को सटा के रखने को बोला है। जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट में होगा तो अगर मान लो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा, समतुल जो क्षमता होगी वो होगी P1 + P2। तो समतुल क्षमता कितनी हो जाएगी, P1 + P2, तो -15 + 5 -10 डायप्टर हो जाएगा, -10D। और आपको पता है कि पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ। तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ निकालना बोल रहा है तो 1/4 पावर, तो पावर का वैल्यू कितना है, -10 रख दिए। तो ये तो मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान में रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड, पहला है निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता, एस्टिगैमेटिज्म, जरा दृष्टिता। सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और साथ साथ बताते जाऊं, निकट दृष्टि दोष, इसको निवारण के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है, कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है। दीर्घ दृष्टा, इसकी निवारण के लिए उत्तल लेंस की जरूरत होती है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/λ/4। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो तरंग आके किसी एक पॉइंट पे मिल जाए तब उसका रिजल्टेंट एक तरंग बनेगा, उसी को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है बैरिस्टर्स लॉ इज, ये ध्यान में रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यू इक्वल टू टाइन आई पी। म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहा है, यानी अपवर्तनांक को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाते हैं। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, बताइए, इजी क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SC/λ, ठीक है ना। एच, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपसे बता दूं कि जो एच है ना इस फॉर्मूले में, एच एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो SC/λ होती है। यहाँ पर जो एच है ना इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स नियतांक। इसका वैल्यू याद रखना, वैल्यू इसका होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो यूनिट के साथ मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हो सकता है आपको ऐसा ही यूनिट पूछ ले, ध्यान में रखना। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
जी, और लेमडा आपका वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? विच ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बामर श्रेणी यानी बामर सीरीज, ठीक है। स्टूडेंट यहां पर एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि अगर आपसे पूछे पराबैंगनी किरण में यूवी रीजन में यूवी रीजन में कौन सा सीरीज लाई करता है यूवी रीजन में, तो ध्यान रखना लाइमन सीरीज, लाइमन, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछे इंफ्रारेड रीजन में कौन सा, इंफ्रारेड रीजन में कौन सा लाई करता है, तो इसका याद रखना आप, इसमें तीनों लाई करता है, पी फंड सीरीज, पी फंड, ब्रैकेट ब्रैकेट और आपका पाश्चन, पाश्चन, ध्यान रखना है। यूवी रीजन जो पराबैंगनी किरण है वो लाइमन सीरीज में लाई करता है, बामर सीरीज जो विजिबल रीजन दृश्य भाग है, और इंफ्रारेड रीजन जिसको हम लोग अवरक्त किरणें बोलते हैं, वो तीनों रीजन में लाई करते हैं, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्जलेस पार्टिकल? आपको पता है अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन एंड फोटोन। इसका राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी, फोटोन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं? द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड। तो हाफ हो जाना यानी हाफ लाइफ, हाफ एज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ एज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज? ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी है छिद्र। क्या होगा बताइए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो होता है आपका होल्स। एन टाइप की बात और बता दूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावायलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावायलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावायलेंट का मतलब होता है पंच संयोजक, पंच संयोजक इंप्योरिटी ऐड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे फास्फोरस, फास्फोरस याद रखना। एक और होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, आपसे पूछ ले पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवायलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, ट्राईवायलेंट इंप्योरिटी, इंप्योरिटी, ट्राईवायलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं, यानी त्रिसंयोजक अशुद्धि, त्रिसंयोजक अशुद्धि यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम, बोरोन, ईटीसी। ठीक है। पी टाइप में जो बहुसंख्यक धारावाहक होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होता है, होल्स ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है, कम जो होता है वो माइनर में जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्लब किया जाता है, एक साथ रखा जाता है, तब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, ध्यान में रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट इज? पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? एक चीज मैं बता दूं कि ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है। इस एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। एसी को किस में बदल देता है? डीसी करंट। इसका लाइव एग्जांपल आपका मोबाइल चार्जर है, ठीक है ना, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में दो, इसका जो वेव डायग्राम होता है ना, आउटपुट दोनों में मिलता है, दोनों हाफ में मिलता है। यानी अगर इनपुट आप 50 हर्ट्ज दे रहे हो ना, तो आउटपुट दोनों में मिल रहा है, यानी डबल हो जाएगा, यानी 50 का डबल यानी 100 इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ध्यान में रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं। नैन गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैन गेट। एक चीज यहां पे बता दो, इसका सही ऑप्शन पहले बता दीजिए क्या होगा। नैन गेट का सही बुलियन अलजेब्रा होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक नैन गेट होता है और एक होता है नॉर गेट। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। सबसे पहला ये चीज ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीन कॉमन गेट होता है, तो आपको पता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट का सिंबल कैसा, ऐसे बना दो, ऐसे, और एक इनपुट आउटपुट निकाल दो और दो इनपुट, ये एंड गेट का है। और गेट, ये और गेट का सिंबल है, दो इनपुट और एक आउटपुट, ये और गेट का। नॉट गेट एक ट्रायंगुलर शेप का आता है, ये ध्यान में रखना है यहां पर, ये आपका आ जाएगा नॉट गेट, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर गेट का अगर बुलियन अलजेब्रा बोले नॉर गेट का, तो इसमें आ जाएगा ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। अच्छा, एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा आ जाएगा ए प्लस ए इंटू बी, और का आ जाएगा ए प्लस बी, और नॉट का आ जाएगा ए पे बार, यानी यस को नो करता है, एक स्विच की तरह काम करता है नॉट गेट, ध्यान में इस बात को रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इंटू बाइनरी विल बी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
देखो आपसे बोल रहा है डेसिमल से बाइनरी में जाना है, यानी 15 डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट, तो सिंपल 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल 2 से आपको डिवाइड करने हैं। तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बाइनरी में कन्वर्ट, 2 7 जा 20, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर 1 होगा, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब आपको जब रिमाइंडर यहाँ 1 बच जाए तो आपको ऐसे ही इधर से ऐसे लेना है, ऐसे एरो जाना है, तो 1 1 1 1, बाइनरी में है तो आपको 2 लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपसे एक चीज और पूछ सकता है, रेडियो के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा? तो 3 किलो हर्ज टू 1 गीगा हर्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें न्यू अपडेट के लिए। धन्यवाद।